Hi, hello everyone. This is Sachin Gupta and I am a CA Finance student. And today we are going to talk about Excel for beginners. सबसे पहले तो ये कि Excel होता क्या है? Excel एक टूल है जो हमें कुछ एडवांस टेबल्स प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके हम टेबल्स में काम बहुत ही इजीली और एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी रोज होती हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे सेल दिख रहे होंगे। अब सेल क्या होता है ये देखो। जहां मेरा कर्सर है वो एक सेल है। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। ये बहुत सारी रो हैं जहां आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ये सारी रो नंबर है। हर रो को एक नंबर दिया जाता है और हर कॉलम को एक अल्फाबेट दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पे बहुत सारी रो हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है। और एक रो और एक कॉलम जहां मिलते हैं उसको हम एक सेल बोलते हैं। जहां पे एक रो और एक कॉलम मिलते हैं उसे हम एक सेल बोलते हैं। अब हर एक का हर एक सेल का एक अपना अलग नाम होता है। उसी नाम के ऊपर ये सारा एक्सेल वर्क करता है। एक्सेल शीट हर सेल को एक नाम दे देती है। अब ये नाम ऐसे तो याद रखने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए एक्सेल ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हर एक सेल का नाम पहले से ही डिसाइड कर दिया है। ये जो नाम है, ये रो नंबर और कॉलम नंबर, जो सेल जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन्हीं के नंबर से अपना नाम बनाता है। उसी नाम को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। हर सेल का एक नाम होता है जिसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं, जो बनता है रो नंबर और कॉलम नंबर से। जैसे कि फिलहाल जो मेरा सेल है, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है सेल, वो है पहला सेल, जो बनता है पहली रो और पहले कॉलम से। अब रो पहली 1, कॉलम पहला ए, तो सेल का नाम पड़ जाएगा A1। सेल का नाम क्या कैसे रखते हैं? पहले आएगा कॉलम का नाम, फिर आएगा रो का नाम। कॉलम का नाम है ए, रो का नाम है 1, तो नाम बन जाएगा A1। अब आप कहोगे हमें ये याद रखने की क्या जरूरत है? हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ समझना है कि एक्सेल काम कैसे करता है, कि सेल का नाम कैसे बनता है, इस सेल की रेफरेंस होती क्या है, ताकि जब आगे हम एडवांस लेवल पे सीखें और हम इन टर्म्स का यूज करें जैसे सेल रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर, तो हमें पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे फिलहाल मेरा जो कर्सर है, जो मेरा पॉइंट है, वो है सी कॉलम में, फिफ्थ रो में। तो सेल का नाम हो जाएगा, सेल की रेफरेंस हो जाएगी C5। पहले कॉलम नंबर फिर रो नंबर, उनको मिला दिया तो बन गया C5, वो बन गया सेल रेफरेंस। अब हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें क्या देखना है, कॉलम नंबर, रो नंबर, और वो बन गया सेल रेफरेंस। अब हमारी इजी के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, एक्सेल ने MS एक्सेल ने क्या किया है, जो भी हमारा सेल जिस कर्सर में हो, जो भी हमारा कर्सर जिस सेल में होगा उसका नाम यानी सेल रेफरेंस, ये साइड में ये देखो लिखा है ना यहाँ पे C5। और क्या लिखा है नीचे, नेम बॉक्स, यानी कि जिस सेल में आपका कर्सर है उस सेल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, C5। इसका मतलब ये है कि हमारे सेल का नाम है, सेल की रेफरेंस है C5। ओके। अब हम एक बात और सीखेंगे। क्या, हमने ये तो सीख लिया कि सेल जो होता है वो एक रो और एक कॉलम से बनता है। पहले आता है कॉलम नंबर, फिर आता है रो नंबर, और उनको मिला के बन जाती है सेल रेफरेंस। अब ये सीखना है हमें कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। जैसे कि ये सिर्फ ऑन या ऑफ मानता है, कि ऑन होगा तो काम करेगा, ऑफ होगा तो काम नहीं करेगा। किसी ने नहीं सुना तो कोई खास बात नहीं है, हम उसको बाद में सीख सकते हैं। फिलहाल हम ये क्या मानते हैं कि हम ये समझाना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो एक्सेल है वो आपके अलग अलग इनपुट्स को, आपके अलग अलग एंट्रीज को वो किन्हीं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो 4 कैटेगरीज हैं ये। पहली, टेक्स्ट।
दूसरी नंबर, तीसरी लॉजिकल वैल्यू, और चौथी एरर। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो टेक्स्ट है, यानी कि अल्फाबेट्स हैं, उनको ये एक्सेल मानता है टेक्स्ट। क्या मानता है? टेक्स्ट। और उनको ये एक सेल के, जैसे फिलहाल हमारा सेल कौन सा है, वहां पे लिखा भी आ रहा है L2। L2 जो सेल है, उसके राइट साइड की तरफ चिपका देगा, यानी कि राइट अलाइन कर देगा। किसको? टेक्स्ट को। वैसे ही जो नंबर डालेंगे हम, उन नंबर को क्या करेगा ये, सेल के राइट में चिपका देगा, यानी कि राइट अलाइन कर देगा। किसको? नंबर को। ऐसे ही थर्ड जो हमारा इनपुट है, थर्ड हमारी कैटेगरी है, उसको ये बोलता है लॉजिकल वैल्यू, जिसके अंदर आते हैं ट्रू और फॉल्स। उनको ये क्या करता है, बीच में चिपका देगा, यानी कि सेंटर अलाइन कर देगा। और जो चौथी कैटेगरी है हमारी, वो होती है एरर्स की। एरर क्या होता है कि जब ये समझ नहीं पाता कि मुझे इनपुट क्या देना है, हमने इसको कोई फिगर दी, जैसे इस केस में हमने इसको फिगर दी है =5 डिवाइड बाई 0। अब एक्सेल जो है, वो 5 डिवाइड बाई 0 को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, उसमें एरर आ जाता है। तो ये एरर को एक अलग कैटेगरी बनाता है। जितने भी एरर आते हैं, उन सब एरर को बीच में चिपका देता है, यानी कि सेंटर अलाइन कर देता है। तो हमने ये सीखा कि जो एक्सेल है, वो किसी भी एंट्री को चार कैटेगरी में डिवाइड कर देगा: टेक्स्ट में, नंबर में, लॉजिकल वैल्यू में, और एरर में। और उन्हीं चार कैटेगरीज में डिवाइड करके अपनी फंक्शंस को आगे बढ़ाएगा। अब आप ये सोचोगे कि चार कैटेगरी में डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है एक्सेल को? एक्सेल जो है सिर्फ एंट्रीज को लेता नहीं है, उन एंट्रीज के ऊपर काम भी करता है। जैसे नंबर्स है, उनके ऊपर वो ऐड, लेस या बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा सकता है, पर टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगा सकता है। ठीक है? तो इसको पता होना चाहिए कि क्या नंबर है और क्या टेक्स्ट है, यानी कि किस पे ये अपने फॉर्मूलाज कौन से वाले लगा सकता है। तो उसके लिए इसने क्या किया है, किसी भी एंट्रीज को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है: टेक्स्ट, नंबर, लॉजिकल वैल्यू एंड एरर। ठीक है? और उन्हीं के हिसाब से ये अपने काम को आगे बढ़ाता है। अब हम इस डिस्कशन का थोड़ा लेवल अप करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्सेल डिवाइड एनी इनपुट इनटू टेक्स्ट, नंबर, लॉजिकल वैल्यू एंड एरर। तो वो डेट एंड टाइम को भी क्या मानेगा? टेक्स्ट नहीं, नंबर। यस। तो वो डेट एंड टाइम को भी नंबर मानता है। अब आप कहोगे ये तो कॉमन सी बात है, डेट नंबर से बनती है, टाइम नंबर से बनता है, तो वो नंबर ही मानेगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट होल नंबर या इंटीजर या पॉइंट। मतलब अगर मैं पूछूं कि आज की डेट को आप एक नंबर में बताओ, तो आप क्या बता पाओगे? आप पूरी डेट बताओगे मुझे। ठीक है? जैसे 27 मार्च 2023, ये बनी तो नंबर से है, पर एक नंबर बताओ ना मुझे। ये तो आप कई नंबर बता रहे हो, 23 अलग, 27 अलग, ये मार्च का 3 अलग, और 2023 अलग। तीन डेट्स आपने बताई मुझे तो, यानी कि तीन नंबर बताया आपने मुझे तो। डेट एक, नंबर तीन। मैं कह रहा हूँ कि एक्सेल जो है, किसी भी इनपुट को, डेट तो पूरा एक इनपुट है ना, उसको ये एक ही नंबर मानेगा। ऐसे ही टाइम को मान लो, टाइम हुआ है 12 बज के, यानी कि 12:45, 12:45। 12:45, तो इसमें भी दो नंबर हो गए, 12 और 45। पर एक्सेल है, इसको एक ही नंबर मानेगा। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? डेट एंड टाइम जितने नंबर से मिलके बनेगा, उतने नंबर तो होंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेल जो है, उसने एक अजम्पशन ले ली है। क्या अजम्पशन ले ली है? ये देखिए, अजम्पशन ये ले ली है कि 1 जनवरी 1900 को उसने वन काउंट किया। क्या काउंट किया? वन। और उसके बाद से आज तक जितने भी दिन बीते, उन दिनों को इसने उसमें ऐड करता चला गया। यानी कि 1 जनवरी 1900 को तो माना इसने वन, उसके बाद आज तक जितने भी दिन गए, 27 मार्च 2023 को इसने जितने भी दिन बीतते, उसने उतने दिन ऐड करते चला गया और एक नंबर बना लिया। अब अजम्पशन इसमें ये रही है कि 1 जनवरी 1900 को वन मानेगा। ठीक है? जैसे
ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 22/8/2003। अब इसने क्या किया, 1900 से लेके तब तक दिन काउंट कर दिया, वो दिन हुए 37855। ठीक है, ऐसे हम आज की डेट का भी चेक कर सकते हैं। अब टाइम का क्या केस है, टाइम का केस ये है कि जैसे इसने अजम्पशन मानी कि 1900 1 जनवरी को इसने 1 मानना है, टाइम के केस में क्या करता है ये, टाइम के केस में ये रात के 12 बजे से अगले दिन के, यानी कि अगली रात के, यानी कि 24 आवर बाद के 12 बजे तक 0 से 1 तक काउंट करता है। यानी कि ये मैंने लिया दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे क्या क्या आया, 0.5। ठीक है, ऐसे अगर मैं 13 कर दूंगा, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे किया, 1 मिनट, 11 11, तो आंसर कम हो गया क्योंकि 12 से पहले शिफ्ट हो गए हम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है कि ये टाइम assumption मानता है कि रात को 0 होता है और अगले अगली रात तक ये 1 काउंट करेगा, यानी कि पूरे दिन में 0 से 1 तक जाएगा ये। तो उस बेस पे एक नंबर आ जाएगा। ऐसे ही डेट में क्या करेगा ये, 1 जनवरी 1900 को 1 मान के उसके बाद तक ये ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, अब हम एक डेट में नंबर ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ये माने कि आज +2, तो क्या होगा, हम सिंपली गैस कर सकते हैं, इजी है। आज 27 है तो 2 दिन बाद क्या होगी, 29। आज 29 है तो 2 दिन बाद क्या होगी, फर्स्ट। ठीक है, उसी बेस पे हम कुछ नंबर ऐड कर दे, डेट आगे बढ़ती है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे 1900 से लेके आज तक के डे काउंट कर दिए। अब आप कहोगे कि ये समझ में आ गया हमें कि ये एक्सेल जो है किसी भी इनपुट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, जो है टेक्स्ट, नंबर, लॉजिकल वैल्यू एंड एरर। डेट एंड टाइम को भी ये नंबर ही मानता है। अगर हम इसको कोई ऐसा इनपुट दें जिसमें थोड़ा सा टेक्स्ट हो और थोड़ा सा नंबर हो, तो ये क्या मानेगा, नंबर मानेगा या टेक्स्ट मानेगा। जैसे मैंने इसको एक इनपुट दिया, ये इनपुट दिया मैंने इसको, क्या इनपुट दिया, SACHIN9315, मैंने ये इनपुट दिया इसको। अब इसमें थोड़ा सा तो टेक्स्ट है, थोड़ा सा नंबर है, तो क्या मानेगा इसको, टेक्स्ट मानेगा, नंबर मानेगा या एरर मानेगा। आप कहोगे एरर मानेगा कि नया टेक्स्ट है नया नंबर है, नहीं भाई, मैंने क्या कहा था, एरर ये कम मानता है जब कोई सॉल्यूशन हो ही ना। जैसे पिछले केस में क्या था, 5/0, उसका तो आंसर दे ही नहीं सकता था, पर यहाँ पे तो आंसर है ही हमारा, Sachin9315, ये आंसर है। टेक्स्ट या नंबर क्या मानेगा। अब मैंने आपको पहले बेसिक समझाया था कि नंबर का इसने क्यों ऐसा किया कि नंबर को अलग से क्लासिफाई किया इसने, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं प्लस माइनस के जो सिर्फ नंबर पे लग सकते हैं, टेक्स्ट पे नहीं लग सकते, इसलिए नंबर को अलग कर देता है। तो क्या जो नंबर वाले फंक्शन थे वो इस इनपुट पे लगाए जा सकते हैं, Sachin9315 पे, क्या इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं। तो यानी कि ये नंबर तो नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, जो नंबर, लॉजिकल वैल्यू या एरर नहीं है, वो क्या बन जाएगा, टेक्स्ट। क्योंकि टेक्स्ट में सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, उसमें सिंबल्स भी आते हैं, जैसे @ हैशटैग, परसेंटेज, पावर अप, सारे सिंबल्स भी आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, जैसे मैंने एंटर करा, ये लेफ्ट साइड में चिपक गया, यानी कि लेफ्ट अलाइन हो गया। तो यानी कि ये क्या माना एक्सेल ने, एक्सेल ने इसको भी क्या माना, एक टेक्स्ट माना। अब हम फिल टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब फिल टूल का नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा, क्या याद आया, पेंट जब हम बचपन में चलाया करते थे, तो पेंट में एक होता था बकेट टूल, फिल टूल। वो क्या करता था, जहां से भी कलर उठाया और उसको वैसा ही फिल कर दिया, कलर उठाया और वैसा ही कलर को फिल कर दिया। बकेट टूल वो कलर को फैला देता था जहां जहां हमारा बाउंड्री बनी हुई है वहां तक। ठीक है, अब इसका काम वो तो नहीं है, पर हाँ, वैसा सा ही कुछ काम करेगा ये भी हमारा फिल टूल। ये क्या करेगा, ये एक सीरीज जो हमने एक्सेल में बना रखी है या बन गई है,
उसको एक बेस पकड़ के कंटिन्यू करेगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे हमारी सीरीज 1 है उसमें लिखा हुआ है जैन फैब, तो क्या ये सीरीज बन रही है? क्या बन रही है? ये मंथ नेम की सीरीज बन रही है। तो मैंने क्या करना है, जैन पे कर्सर अपना क्लिक किया, जैन और फैब दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करना आ गया। अब यहाँ पे जो ये डॉट आ रहा है इस डॉट के ऊपर जाना है, और जो ये मेरा व्हाइट प्लस का निशान है, जैसे ये मेरा प्लस का निशान व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा, मुझे क्या करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, नीचे की तरफ खींचना है। तो देखो क्या हो रहा है, क्या लिखा आ रहा है, MARAPRMAYJUN। ऐसे में जहां तक खींचूंगा इसको, ये वहां तक मंथ नेम फिल कर देगा। एक बार दिसंबर आ जाएगा, ये दोबारा जनवरी शुरू कर देगा। तो इसने क्या किया कि मैंने इसको जैन और फेब जनवरी फरवरी दिया, तो इसने वैसा ही एक सीरीज बनाई और इसको आगे फिल कर दिया। क्या होता अगर मैंने यहाँ पूरा लिखा होता, तो JANUARY, फरवरी जनवरी। मैंने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके इस डॉट के ऊपर आया, इस व्हाइट प्लस को ब्लैक प्लस में कन्वर्ट किया इसके ऊपर आके, और इसको नीचे की तरफ खींच दिया। एक मिनट, हमने क्लिक किया और इसको नीचे तरफ खींच दिया, कर दिया इसने फिल। और आपने क्या देखा कि जब मैंने जैन और फैब को खींचा, तो इसने जो भी मंथ नेम दिए वो कितने अल्फाबेट में दिए, 3। कितने कैरेक्टर में दिए, 3। पर जब मैंने पूरा पूरा नाम लिख के खींचा तो इसने कितने कैरेक्टर में दिए, सारे। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जैसा हमने पहले से इनपुट लिख रखा होगा, ये वैसे ही इनपुट को आगे फिल कर देगा, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही होगी ये उसको अब्जॉर्व करेगा, समझेगा और वैसा ही इनपुट हमें आगे दे देगा। अब हम एग्जाम्पल 2 लेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, सीरीज 2 में क्या लिखा है, 1 और 2। इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें काउंटिंग दिख रही है, यानी कि एक एक प्लस कर रहे हैं, 1+1 2, 2+1 3। तो अगर हम 1 और 2 को सेलेक्ट करेंगे, कर्सर को डॉट के ऊपर लेके आएंगे, व्हाइट प्लस को ब्लैक प्लस में कन्वर्ट करेंगे और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो क्या करेगा, ये फिल कर देगा किस बेस पे, ++1 करके, यानी कि काउंटिंग को आगे बढ़ा के हमें शो कर देगा, हमें आउटपुट दे देगा। ओके। पर ना इसमें एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है, कि अगर हमने इसे सीरीज दे रखी होगी, मतलब ये कि अगर इसे समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं, तो ये वो दे देगा, जैसे हमने जनवरी फरवरी में देखा, जैसे हमने 1 2 में देखा। पर अगर इसे समझ में नहीं आएगा कि हम चाहते क्या है, तो ये क्या करेगा, ये जो सीरीज हमारी चलती हुई आ रही होगी ये वही दे देगा। जैसे कि मैंने अगर इस 1 को खींचा, तो ये क्या दे रहा है, ये सिर्फ 1 दे रहा है, क्योंकि इसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या सीरीज दे रहा हूँ इसे। इसे तो लगा कि मैं 1 को खींच रहा हूँ, तो मुझे 1 ही चाहिए होगा, 1 दे दिया, क्योंकि कोई सीरीज तो बनी नहीं रही थी। जब मैंने दो एंट्री करी, 1 और 2, तो समझ में आ गया इसे कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं काउंटिंग चाह रहा हूँ। जब मैंने जनवरी फरवरी लिखा तो इसे क्या लगा कि मैं काउंटिंग चाह रहा हूँ, नहीं, मैं मंथ नेम चाह रहा हूँ, तो इसने उस हिसाब से मुझे आउटपुट दे दिया। पर जब मैंने सिर्फ 1 को खींचा, तो इसने सिर्फ 1 दिया। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि दो सेल्स को लिंक करेंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि हम दो सेलों को आपस में जोड़ देंगे। अब जिसने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है, उसको एक कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हाइपरलिंक। मतलब ये कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कहीं और कुछ चेंज हो जाएगा, पता है? आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप उन पे क्लिक करते हो तो आपका सर्वर कहीं और चला जाता है। वो तो नहीं है ये, पर वैसा ही कुछ है। हम क्या करेंगे, हम दो सेलों को आपस में लिंक कर देंगे। मतलब ये कि अगर मैंने इस सेल में लिखा है राम, तो उस सेल में लिखा आ जाएगा अपने आप राम। इसमें मैं चेंज करूंगा श्याम, तो उसमें मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हम वो सीखेंगे। जैसे इस सेल में लिखा हुआ है D3, यानी कि डी, यानी कि 3। D3 में क्या लिखा हुआ है, 22/8/2003, ये लिखा हुआ है इस सेल में। हमने क्या किया, इस सेल पे क्लिक किया,
E9 पे इक्वल टू प्रेस किया। अब दो सेलों को ना लिंक करने के लिए एक कमांड यूज होती है, इक्वल टू। ए इक्वल टू बी, वही है काम। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इक्वल टू D3। D3। आप कहोगे ए इक्वल टू बी होता है, यहाँ तो खाली बी है। मतलब पीछे वाला तुमने इसको दे दिया, आगे वाला कहाँ गया? आगे वाला कहीं गया नहीं है। आगे वाला जो सेल का नाम है, यानी कि E9 है, वही आगे वाला है। यानी कि ए तो क्या है, जो हमारा सेल जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वही तो वो सेल है। उसका नाम थोड़ा लिखेंगे हम, किसका नाम लिखेंगे? जो सेल हमें वहां पे लाना है, यानी कि हमें D3 लाना है। कहाँ लाना है? E9 में। अब जैसे ही मैंने लिखा D3, अब D3 क्या था, मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। ई D3 क्या है? D3 है सेल का रेफरेंस, सेल का नाम। D3 सेल का नाम है, जिस सेल के अंदर लिखा हुआ है 22 अगस्त 2003। जैसे मैंने लिखा D3, जैसे मैंने सेल रेफरेंस लिखी, वो सेल जो D3 है वो अपने आप ब्लू ब्लू पे हाईलाइट हो गया नहीं हो गया? ये एक्सेल में क्या करता है, हमें इजीली काम कर सकें। जैसे हम नाम लिखते हैं किसी सेल का, रेफरेंस का, ये उसे हाईलाइट कर देता है, ताकि हम चेक कर सकें, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो हमने नाम लिखा है वो ठीक है। तो जैसे हमने नाम लिखा D3, इसने उस सेल को हाईलाइट कर दिया। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, क्या लिखा गया? 22 अगस्त 2003। अब आप कहोगे लिंकिंग कहाँ आई इसमें? लिंकिंग ये आई कि अगर मैं उस सेल में जाके डेट चेंज कर दूं, तो डेट जो मैं सेल में लिखूंगा, वो डेट अपने आप यहाँ चेंज हो जाएगी। हो रही है? तो आप कहोगे भाई यहाँ या नहीं, यहाँ भी चेंज चेंज हुई है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इस सेल में F3 में भी तो उसी की वैल्यू आई हुई है। मैंने बताया था ना आपको कि 1 जनवरी 1900 से लेके इसने इस डेट तक के डेज काउंट कर दिए हैं। तो जब वो डेट आगे बढ़ेगी, कितने साल, 20 साल डेट आगे आगे बढ़ गई है वो, तो डेज तो चेंज चेंज होंगे, नंबर ऑफ डेज। तो वही काम यहाँ हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेल काम कैसे करता है। अगर ये सोचो यही काम हमने मैनुअली किया होता, तो क्या सारी चीजें अपने आप चेंज चेंज हो जाती? नहीं होती। क्योंकि एक्सेल में जो शीट्स हैं, जो सेल्स हैं, वो सेल रेफरेंस पे काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं इक्वल टू लगाने के बाद। मतलब ये कि हमने एक जगह चेंज करना है, बाकी जगह चेंज अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक दिन का काम 1 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह एंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक जगह चेंज करनी है, बाकी जगह एंट्रीज अपने आप चेंज हो जाएंगी, अगर उन्होंने इक्वल टू लगा के सारी एंट्री एंट्री कर रखी होंगी तो। ठीक है। अब हमने बात करी थी कि हम डेट में डेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। हमने क्या किया, इक्वल टू लगाया। एक्सेल में जब भी काम करेंगे सबसे पहले क्या लगेगा? इक्वल टू। जब भी हमें किसी और सेल की रेफरेंस डालनी होगी, तो मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे? D3। ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वल टू लगाया, D3 किया जैसे पहले किया था, और एंटर प्रेस किया था। तो क्या आ गया था? 27/3/2023, आज की डेट। मैंने किया इसमें +1। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें? +1। एंटर प्रेस किया, तो आज की डेट में एक दिन ऐड कर दिया इसने। एज सिंपल इज दैट। माइनस भी कर सकते हैं ऐसे ही हम। यानी कि एक्सेल जो है, जिसमें मैंने बताया था आपको, ये क्या करता है, इसने D3 के अंदर जो डेट लिखी हुई है उसको एक नंबर माना, और उस नंबर में एक दिन ऐड कर दिया, और उस नंबर को ऐड करके मैं दे दिया। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एक्सेल जो है वो डेट एंड टाइम को भी नंबर मानता था, कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए कि इसने +1 - 1 कैसे किया। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर ऐड कैसे करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने इस सेल में लिखा है B13 में 425, C13 में लिखा है 329, D13 में लिखा है 456। और मैंने क्या किया, मैंने लिखा 425 +329 +456, एंटर प्रेस किया। उसने तो ऐड करे ही नहीं, नहीं करे ना ऐड। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि एक्सेल कैसे काम करता है।
जब हम कुछ काम करना होता है हमें मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैनुअली करते तो कैसे करते हैं हम कैलकुलेटर पे, 425 प्लस 329 प्लस 456, पर हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं। तो एक्सेल में जब भी हमें एक्सेल से कुछ चाहिए होता है, मैनुअली नहीं, जब एक्सेल से कुछ चाहिए होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू, मैंने लिखा इक्वल टू 425 प्लस 329 प्लस 456, एंटर प्रेस किया तो आंसर आ गया। इसने तीनों को ऐड कर दिया इक्वल टू लगाने के बाद। अब मैंने बताया था आपको कि हम दो सेल रेफरेंस डाल के भी ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो क्या मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इक्वल टू दबाना है और लिखना है B13। क्या लिखना है, B13, जिसके अंदर पहला हमारा क्या है, वैल्यू है, प्लस दबाना है। फिर लिखना है C13, जिसमें दूसरी एंट्री है, फिर करना है प्लस, फिर लिखना है D13, जिसमें हमारी तीसरी एंट्री है, और एंटर प्रेस करना है। हो गया ये भी, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं। पर आप कहोगे कि वो मजा नहीं आ रहा, ये तो हम वैसे भी कर लेते कैलकुलेटर पे, जब तीनों पॉइंट हमने एंटर डालना है तो हमें तो और तेज चाहिए। मान लो हमारे पास 100 फिगर है, हो सकता है 100, हो सकता है बिल्कुल। मान लो हमारी एक मंथ की सेल है, एक मंथ में कितने दिन हुए, 30, और हर दिन में कितनी सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल होती हैं। हमें सबको ऐड करना है। अगर हम एक ही ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम तो फिर उसमें कैलकुलेटर में ही कर लेंगे। हम एक्सेल में क्यों करेंगे? एक्सेल में इसलिए करेंगे क्योंकि एक्सेल में देता है फॉर्मूलाज। हम सबसे बेसिक फॉर्मूला से शुरू करेंगे जो है सम। सम का मतलब क्या होता है, ऐड, एडिशन। सम क्या करेगा, सबको जोड़ देगा क्विकली, फिंगर टिप पे सारे नंबरों को जोड़ देगा। हमें कुछ सेलेक्ट करने की या कुछ ऐड दबाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ फंक्शन लगाना है, फॉर्मूला लगाना है सम, और ये अपने आप जोड़ देगा। ठीक है, सीखें। चलो, अब मैंने बताया था कि एक्सेल में हमें कुछ भी ऑटोमेशन से काम करवाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू। हमने क्या प्रेस किया, इक्वल टू। अब मैंने क्या फंक्शन बताया आपको, सम। सम होता है SUM, ठीक है, SUM। अब एक्सेल कैसे काम करता है कि एक फॉर्मूला से पहले क्या लगेगा, इक्वल टू, फॉर्मूला के बाद क्या लगेगा, ब्रैकेट्स। क्या लगेगी, ब्रैकेट्स, यानी कि शिफ्ट 9। शिफ्ट 9 दबाया तो क्या आ गई, ब्रैकेट ओपन। अब ये ब्रैकेट कैसे आई, 9 क्यों नहीं आया, अगर ये देखना है तो इसके लिए आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो, वर्ड में एक्सेल क्लास 1। उसमें मैंने कीबोर्ड के बारे में बात करी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला शुरू किया है। एक्सेल का पहला फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला है सम। कैसे लगेगा, इक्वल टू, फिर SUM, फिर ब्रैकेट शुरू यानी कि शिफ्ट 9। अब इसके अंदर आप देखो तो क्या लिखा आ रहा है, नीचे पढ़ना सीखो। अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे एक्सेल को, तो एक्सेल अपने आप सिखा देता है। एक्सेल इज मेड फॉर बिगिनर्स। एक्सेल बिगिनर्स के लिए ही बनाया गया है, कि हम अपने आप ही पढ़ पढ़ के सब कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट ओपन, तो क्या लिखा है नीचे, नंबर 1। यानी कि ये क्या कह रहा है कि सारे नंबर को डाल दो, हम दे देंगे तुम्हें आंसर। तो हमने क्या करना है, हमें लिखना है 425 प्लस 329 प्लस 46। अब ब्रैकेट शुरू हुई है, तो जैसे हमारा काम पूरा हो जाए ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर मार दो, आ गया आंसर। तो आप कहोगे अरे, इससे तो पहले वाला अच्छा था, हमें फंक्शन का नाम तो याद करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, पर अभी ये हमने फॉर्मूला पूरा सीखा नहीं है, अभी तो हम इसको सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने अभी क्या किया है, हमने क्या किया, इक्वल टू सम 425 प्लस 329 प्लस 456। अब हमने पहले क्या सीखा था, कि हमें ये नाम ऐसे लिखने की, यानी कि नाम नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली उन सेल्स को का नंबर दे देना है, सेल का नाम दे देना है, B13, C13, D13, और इन्हें ऐड कर देगा। ट्राई करें, इक्वल टू SUM, ब्रैकेट शुरू, पहला सेल क्या है, B13 प्लस C13 प्लस D13, ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर। आ गया। अब अब हमें इसको और स्पीडी करना है। अब आप कहोगे कि यार एक एक सेल सेलेक्ट करना पड़ रहा है, एक एक सेल का नाम डालना पड़ रहा है, नाम ना डालना पड़े, अपने आप कर दे ये, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, एक टर्म। पहली टर्म क्या सीखी आज हमने,
सेल रेफरेंस याद रखना, बहुत काम आएगी। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल का नाम जो बनता है कॉलम नंबर और रो नंबर से। आज की सेकंड टर्म हम सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। अब रेंज, आप बताओ, गैस करो कि रेंज का क्या मतलब होगा। बचपन में जब हम स्टैटिक सीखते हैं तो उसमें रेंज क्या होती है? 1 से लेके 100, 100 से लेके 200, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400, वो सुनिए रेंज। अरे रेंज वही होती है। एक्सेल में भी ये बहुत सारे सेल्स को जो हम सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को सेलेक्ट करते हैं एक से ज्यादा, तो ये क्या बन जाती है? रेंज बन जाती है, बस सिंपल। एक सेल होगा तो क्या कहेंगे उसे? सेल रेफरेंस। बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे उसे हम? सेल रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। यानी कि बहुत सारे सेल्स को मिला के हम रेंज बनाते हैं। तो आप कहोगे कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। हमें क्या जरूरत थी? हमें जरूरत थी कि हम इस सम फंक्शन के अंदर एक एक सेल को सेलेक्ट ना करना पड़े, एक एक सेल डालना ना पड़े, B13, C13, D13। अरे बहुत सारे हो तो क्या करेंगे? तो वही काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं हम कि रेंज क्या करती है, बहुत सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेती है अपने आप ही, तो हमें एक एक करके डालना नहीं पड़ेगा। गॉट इट? करेंगे यूज। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू दबाया, SUM किया, ब्रैकेट शुरू किया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि B13 से लेके D13 तक आपको एंट्री डालनी है। तो आप क्या करोगे? B13 पे क्लिक करोगे और लेफ्ट क्लिक दबाओगे। क्या दबाओगे? लेफ्ट क्लिक। और B13 तक सेलेक्ट कर दोगे। B13 से लेके D13 तक सेलेक्ट कर दोगे। अब देखो नाम क्या आ रहा है नीचे लिखा हुआ। पहले क्या नाम आ रहा था? B13 + C13 + D13। अब क्या आ रहा है? अब ये कह रहा है B13 से लेके D13 तक, यानी कि B13 से लेके ऐड करना शुरू करेगा। और कहाँ तक ऐड करेगा? D13 तक। कहोगे हाँ, अब कुछ बात समझ में आ रही है कि अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है? सिंपली इक्वल टू प्रेस करना है। किसी भी फॉर्मूले के शुरू में इक्वल टू लगता है। फिर फॉर्मूले का नाम जो कि है SUM, फिर ब्रैकेट शुरू, शिफ्ट 9। फिर हमें क्या करना है? सेल रेंज देनी है जहां पे हमें एडिशन फंक्शन अप्लाई करना है, जो है B13 से लेके D13 तक, यानी कि B13:D13 एंड शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लें इसको, सम फंक्शन को। पहला फंक्शन था ना, पहला फंक्शन मुश्किल होता है हमेशा। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जैसे हम इनको ऐड करते हैं, 1 से लेके 10 की काउंटिंग तक को, क्या करना था हमें? इक्वल टू प्रेस करना था, SUM शिफ्ट 9 यानी कि ब्रैकेट शुरू। अब नंबर 1, एक एक नंबर देना नहीं है हमें। क्या करना है? हमें सिंपली 1 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर सेलेक्ट कर देने हैं। अब क्या लिखा आ रहा है इसमें? इसमें लिखा आ रहा है I4। I4 पे क्या लिखा है? I4 में लिखा है 1। I4 से लेके I13 तक, I13 में क्या लिखा है? 10। यानी कि 1 से लेके 10 तक, I4 से लेके I13 तक, I4:I13 ब्रैकेट बंद, यानी कि शिफ्ट 0 एंड एंटर। ओके, ऐड कर दिया इसने। आगे सारी समझ में, चीज समझ में। अब आज का बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट क्या है? हम आज दो शॉर्टकट याद करेंगे। हमने दो टर्म याद कर ली, सेल रेफरेंस और रेंज। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल का नाम जो बनता है कॉलम नंबर रो नंबर से। रेंज क्या होती है? कलेक्टिवली सेल को हम रेंज कहते हैं, बहुत सारे सेल्स को हम रेंज कहते हैं एक साथ, ताकि उनका नाम इजिली हम कहीं भी एंटर कर सकें। तो दो शॉर्टकट याद करेंगे, बिल्कुल इजी शॉर्टकट है। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल+सेमीकोलन। इससे क्या होता है? आज की डेट आ जाती है, कंट्रोल+सेमीकोलन। अब सेमीकोलन कौन सा होता है? अरे ये एल नहीं है कीबोर्ड पे, एल, एल के साथ वाला, एल का भाई साथ वाला, राइट हैंड साइड वाला, वो क्या है? कॉलन। वो है कॉलन, हाँ कॉलन नहीं है, वो क्या है? सेमीकोलन, सॉरी। तो शिफ्ट कंट्रोल+सेमीकोलन से आती है डेट, एंटर। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से आती है टाइम, डन। शीट करेंगे हम सेव, कंट्रोल S से। Okay, that's all for today. See you in the next one. Till then, keep learning, keep exploring, keep growing. Thank you.